नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में वाल्मीकि समाज और अग्रवाल समाज के लोगों ने सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। आपको बता दें कि विधायक बिशंबर सिंह के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के एक डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से भेंट की और राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आग्रह किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। इसी तरह अग्रवाल समाज के लोगों के भी एक डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अनुरोध किया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि पंजाब के राज्यपाल से 3 मुख्य विषयों को लेकर मुलाकात की है, जिसमें अहम मुद्दा नए विधानसभा भवन की मांग को लेकर चर्चा हुई है। आज मैं जो पंजाब के नए राज्यपाल हैं आदरणीय पुरोहित जी, उनसे भी मिला था और आज मैंने जो 3 विषय हैं, एक तो हमारा जो नया विधानसभा का भवन बनने वाला है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हमें स्थान उपलब्ध कराया जाए, जल्दी से जल्दी कम से कम 10 एकड़ ज़मीन जो है हमें दी जाए। दूसरा, इसी पंजाब विधानसभा के जो पत्राचार हुआ है या जो आज तक की रिपोर्ट है, जो आज तक की प्रोग्रेस है, वो मैंने उनको बताई थी कि 3 सदस्यीय एक इंजीनियर्स की कमेटी बना दी जाए और जो विधानसभा का जगह है उसकी पैमाइश करवा दी जाए। जितनी ज़्यादा जगह या जितना भी लगता है, कम है ज़्यादा है, वो जगह जो हमारे हिस्से की है वो हमें मिले। इस बात को लेकर के भी जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हाँ, ये विषय ठीक है कि हम इसकी पैमाइश भी करवाएं। ये हमारी हक है। ये तो हमारी विधानसभा तो एक हेरिटेज विधानसभा का जो हिस्सा है, एक हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में हम इसको प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि हमारी यादें इस बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। पुराने जो हमारे प्रदेश के विभिन्न मुख्यमंत्री हुए हैं या जो हमारे विधायक हुए हैं या जो अन्य यहाँ से कार्य किए हैं, बड़े बड़े फैसले हुए हैं, तो ये विधानसभा एक हमारी हेरिटेज विधानसभा के रूप में रहेगी। और तीसरा विषय मैंने एक उनसे निवेदन किया था, क्योंकि वो पंजाब के राज्यपाल हैं, यूटी के प्रशासक हैं और ये चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली ट्राई सिटी है। इसकी जो ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक जैम की समस्या है, इसको लेकर के कुछ ना कुछ इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इसका समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां शाम को 1-1, 1.5 घंटा रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर ही खराब हो जाता है और उसके लिए मैंने उनको सुझाव दिया कि अगर यहाँ ट्राई सिटी के अंदर मेट्रो जो रेल है वो अगर शुरू की जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो इन तीनों विषयों के ऊपर उन्होंने बड़ी गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है और इस दौरान किसानों की प्रगति के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की अपील पर भारत बंद बुलाया गया था, जिससे आम जनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हरियाणा सरकार प्रदेश में किसानों की हालत को लेकर किस तरीके के कदम उठा रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, प्रदेश में किसानों को लेकर आप क्या कदम उठा रहे हैं? चूंकि पिछले दिनों एक आपने बैठक की थी और हरियाणा में जो शहद पालक किसानों को आपने बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, क्या चर्चा हुई सर उसमें? पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमने हरियाणा की शहद पॉलिसी बनाने की मीटिंग की और उसमें हमने बहुत सारे निर्णय किए हैं।
एक तो ये फैसला किया है कि जो आज शहद के उत्पादन है हरियाणा में, उसको आने वाले 4-5 साल में 10 गुना बढ़ाए, 50 करोड़ से 500 करोड़ का एकदम से ले जाएं। और जो शहद के उत्पादक हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनको ट्रेनिंग दें। हमारा हरियाणा के अंदर नहीं, देश के अंदर ही पहला एक सेंटर बनाया है हमने नेशनल हाईवे के ऊपर, जिसमें शहद की सारी प्रोसेस ट्रेनिंग भी देते हैं, पैकेजिंग करते हैं, उसकी वैक्स का क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, मधुमक्खी के जो कांटे से अलग से जहर होता है उसको भी उपयोग में होता है, अलग अलग उनके नाम हैं और बड़े महंगी महंगी चीज़ बिकती हैं। और हमने कोशिश करनी है कि जितने भी शहद उत्पादक किसान हैं उनका टेस्ट करके सिंगल ब्रांड से बेचें। और ठीक है, आप 50 किसानों का शहद आया, मार्केट में भाव उसका जो है 80 रुपये है, 100 रुपये है, क्या है, लेकिन हम ब्रांड करके तसल्ली करके सर्टिफाई कर देंगे कि ये शुद्ध शहद है, तो उसका भाव 25%, 30%, 40% अतिरिक्त उसका मिलेगा। और शहद का किसान को कोई जमीन की जरूरत नहीं है, खेती बाड़ी उसको अपनी जमीन रखने की जरूरत नहीं है, उसको डब्बे देना है, अच्छी क्वालिटी के डब्बे में हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और उन डब्बों को वो, जैसे दक्षिण हरियाणा का सरसों का इलाका है, अगर बहुत सारे शहद की मक्खियां वहां छोड़ दी जाए तो 10% जिसके खेत के आसपास होगी, एक डब्बा 25 एकड़ तक शहद की मक्खियां 25 एकड़ तक जो जाके करती है, परागण करती है, जो बीज पे है उसकी बीज की मात्रा बढ़ जाती है, सरसों का उपज भी 10% बढ़ जाती है। तो जहां जहां फूलों की खेती है वहां शहद के जो मक्खियां रखने से किसानों को भी फायदा होता है। और इससे शहद उत्पादन से ही हमारा कोशिश करेंगे कि हजारों बेरोजगार बच्चों को हम साल का 2-2.5 लाख रुपए कमाने लायक बनाएं। और इसके लिए कोई तो लोन लेने की जरूरत है, कोई सब्सिडी की जरूरत है, सब्सिडी तो हम दे ही रहे हैं, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको उसके प्रोडक्ट को सर्टिफाई करके पैकेजिंग की, मार्केटिंग की, हर चीज़ में हम सहायता देंगे। और मकसद ये है कि ग्रामीण परिवेश के किसानों के बच्चे हैं वो स्वावलंबी बने, कृषि आधारित ही काम करें, उससे उनको फायदा होगा। दरअसल सबसे बड़ी जो है वो एक जो शहद पालक जो किसान है उसके लिए यही रहती है कि वो अपना शहद तैयार करता है, उसके बाद मार्केट में वो लेके जाए तो ब्रांड की दिक्कत आती है। तो आपने अब ये लगभग एक सैद्धांतिक तौर पे तो तैयारी कर ही ली है कि अब कोई सभी शहद को इकट्ठा करके एक ब्रांड के साथ बेचा जाए ताकि शहद पालकों को फायदा हो और जो खरीदार है उनको भी क्वालिटी का शहद मिले। क्योंकि अगर सरकार अगर कोई टैग के साथ अगर चीज मार्केट में लेके आती है तो उसके ऊपर भरोसा बढ़ता है। आप एफएड से सरसों का तेल दे रहे हैं या एफएड आटा दे रहा है या वीटा का दूध है, तो इस तरीके से क्या आप कोई सैद्धांतिक तौर पे तैयारी कर रहे हैं कि शहद को भी ऐसा कोई ब्रांड हरियाणा दे? निश्चित तौर पर शहद का ब्रांड भी हम सिंगल ब्रांड से शहद बिकवाएंगे। और हमारे 5000 स्टोर तो हम अपने ही खुलवा रहे हैं हरित के, उसमें शहद रखवाएंगे। बीटा के जो हम बीटा को के जो बूथ हैं उनकी भी संख्या हजारों में करने वाले हैं, उसको बिकवाएंगे। और इसके अलावा शहद की एक्सपोर्ट की बहुत डिमांड है, सिर्फ मुद्दा है क्वालिटी का। जब हम सर्टिफाई बेस्ट लेबोरेटरी है इंडिया की हमारे यहाँ जो है वो सर्टिफाई कर देगी और सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वो फॉलो करेंगे और उसमें वो पास हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा वो है, गुंजाइश है। सर, इसके साथ साथ मत्स्य पालन को लेकर भी हरियाणा सरकार और आपका जो विभाग है वो काफी काम कर रहा है। मत्स्य पालन में कितना हरियाणा के लोगों ने अब रुचि दिखाई है, किसानों ने कितनी रुचि और उसमें पैदा ज्यादा हुई है? देखिए, मत्स्य पालन का भी हमारा विभाग छोटा सा विभाग था। इसका बजट मैंने बताया कि हमारी सरकार आने से पहले 5-6 करोड़ रुपए का था, अब जाके हमने एकदम से 125 पहुंच गया। इस साल ही हमारी कोशिश ये है कि हम अतिरिक्त बजट मांग के 200 करोड़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा मछली पालक के किसान को तैयार करें। और हरियाणा की जो भूमि है उसमें 1.5 लाख एकड़ के आसपास तो है खारे पानी की ज़मीन। बारिश हो जाती है तो उस ज़मीन में एक फसल ले लेता है किसान, क्योंकि सिंचाई की सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है, नहरों का पानी नहीं है, नीचे से खारा पानी है तो फसल हो ही नहीं सकती। एक तो उस ज़मीन पे फोकस किया है। दूसरा है हमारा 8-10 लाख एकड़ ज़मीन है जल भराव की, उसका भी हाल यही है कि मान लीजिए अब लाखों एकड़ जमीन में जल भरा हुआ है। अब इस जल निकलते 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 अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, बिजाई गेहूं की हो नहीं पाएगी तो वो जमीन बेकार होगी।
तो इसके लिए हमारी कोशिश ये है कि मछली पालन जो है एक लाभकारी काम हो सकता है, और जो खारे पानी वाला है उसका तो चमत्कारिक रिजल्ट आए हैं। हमारे एक किसान ने, सरसा जिले का किसान था, 2.5 एकड़ के अंदर खारे पानी में झींगा उत्पादन करके 11 सारी उसकी लागत 20-22 लाख रुपए आई, जिसमें से 8-10 लाख की हमने सब्सिडी दे दी। 10-12 लाख की लागत पे या 14 लाख की होगी ज्यादा से ज्यादा, उस किसान से पूछ लेना आप। कुछ 54-55 लाख की उसने मछली का उत्पादन कर दिया 6 महीने में। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी किसान, चाहे वो सुपारी उगाता हो, चाहे केसर उगाता हो, या कोई बहुत महंगी खेती करता हो, इतना फायदा कर सकता है। तो हमारा जो दक्षिण हरियाणा का खारे पानी का किसान है उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, गरवा के अंदर एक एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं, बीज भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे, दवाई भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे, प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ लगाएंगे। उसका भी हमारा ये है कि प्रोसेस करके के विदेशी मुद्रा कमाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और आने आप वाले सालों में देखना कि हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। और ये कोई छोटा रोजगार नहीं है, कोई 20-30 हजार 50 हजार कमाने का। जो बच्चा 2.5 एकड़ में 20-30 लाख रुपए भी कमा लेगा, वो 10 आदमी को रोजगार दे सकता है, एंटरप्रेन्योर होगा। और हमारी जो सोच है सरकारी नौकरी के पीछे भागने की, वो बदल जाएगी। सर, पुरानी जो एक पारंपरिक खेती जो लोग लगातार करते आ रहे थे, उससे हटाने के लिए आपने कई तरह की सब्सिडी, कई तरह की योजना शुरू की। उसी के बाद जो है वो चाहे मत्स्य पालन की बात हो, या फिर शहद के जो किसान है, या यूं कहे कि शहद की जो मधुमक्खियों के जरिए अपना आगे व्यवसाय करने वाले किसान है, उनके साथ साथ जो ये तमाम आप फैसले ले रहे हैं, इसमें बागवानी में भी आपने अक्सर एक बड़ा फैसला किया है, और बागवानी को आप इंश्योरेंस योजना के तहत लेकर आए हैं। यानी बागवानी के किसानों को भी आश्वस्त किया है कि उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। देखिए, आज किसानों को जरूरत है हरियाणा की जो पुरानी परंपरागत खेती थी गेहूं की और धान की, उसको बदल करके नई चीजों की तरफ जाना चाहिए, जिसमें फलों की खेती है, सब्जियों की खेती है। और ये सही है कि इन खेतियों में रिस्क ज्यादा है, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए किसान कहते थे जी हमारी फसल खराब हो जाए तो कोई बीमा योजना नहीं है। हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जिसने फलों का और सब्जियों का बीमा अपने विभाग के द्वारा करने का निर्णय लिया है। 40,000 रुपये प्रति एकड़ फलों की खेती के लिए, 30,000 रुपये प्रति एकड़ सब्जियों की खेती के लिए, 2.5% आप प्रीमियम देंगे, 1,000 रुपये फलों का, 750 रुपये सब्जियों का, और आपका बीमा हो जाएगा। 3 फसल खराब होते ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे आप सूचना दें, आपके यहाँ कोई चेकिंग वाला थर्ड पार्टी चली जाएगी और आपके खाते में पैसे डाल देंगे। दोनों तरह के काम किए। एक तो ये तो देश में सबसे पहले हमने किया है। फिर एक विषय आता था कि ठीक है बीमा भी हो गया, फसल भी तैयार होगी, भाव गिर जाते थे, वहां भी हमने भावांतर भरपाई योजना लेके आए हैं कि भाई एक सर्टन लिमिट से जिसकी जितनी लागत है उतने का तो पैसा उसको मिल ही जाना चाहिए। तो 14 फसल हमने उसमें ले रखी है, 21 फसल बीमा में ले रखी है, 14 फसल में लेके भी किसान, हमारा मकसद ये है कि किसान के पास पूंजी ज्यादा नहीं है, उसको हम वो खेती करने के लिए लालायित कर रहे हैं कि आप रिस्क वाली खेती करें, रिस्क सरकार का, लाभ आपका। हाँ सर, ये अभी बेमौसमी बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से जो है वो किसान काफी प्रभावित हुआ है सभी क्षेत्र में। तो इसको लेकर सरकार ने जो आदेश दिए थे सर गिरदावरी को लेकर, स्पेशल गिरदावरी करवाने को लेकर, क्या कोई रिपोर्ट आने की कब तक उम्मीद कर सकते हैं सर? 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई थी और मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने तुरंत, हमारे कौशल साहब हैं जो रेवेन्यू के इंचार्ज हैं, उनको आदेश दे दिए थे कि गिरदावरी करा करके किसानों के जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करें। और मुझे अब जानकारी कर लेता हूं मैं कि कितने क्या आगे किस प्रोसेस में कहां तक चली हुई है। ये सही है कि बड़ी पूरे 6 महीने की मेहनत, फसल तैयार थी, चाहे वो कपास की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे बाजरा की हो, चाहे किसी और चीज की हो। तो यही तो किसान की बदहाली का वो है कारण कि सारे महीने की सारी लागत लगने के बाद जिस दिन उसको फसल अपने घर में लाने का मौका है, कई बार तो वो काट के खेत में छोड़ देता है, तब भी बर्बाद हो जाती है।
तो इस चीज़ का हरियाणा सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर के ये निर्णय लिया है कि किसान की मदद करें। और हम पहले भी लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास बीमे से दिलवा चुके हैं। लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास ही बगैर बीमित किसान थे उनके खाते में डाल चुके हैं। और हरियाणा सरकार कोशिश ये करती है कि किसान के हित में जितने फैसले लिए जाए, चाहे भाव देने का हो, चाहे सबसे ज़्यादा फसल खरीदने का हो, गन्ने का सबसे ज़्यादा भाव देने का हो, गन्ने की नई वैरायटी आई है जिसमें एक 30-33% अतिरिक्त उसमें चीनी बनेगी, उसको हम एकदम से भिजवाएंगे। तो तरह तरह की योजनाएं हम बना रहे हैं। किसान का जो परंपरागत सिस्टम है धान और गेहूं का, इसमें किसान का कसूर नहीं है, सरकार ने ही उसको आदत डाली है। एक वक्त ऐसा था कि हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी, अमेरिका से PL 480 गेहूं इंपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक वक्त हफ्ते में व्रत करने का कहा था। हमारे पास अनाज कम था, लेकिन अब हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं, सरप्लस हैं और विदेशों में भी इनकी मांग नहीं है। तो अब इसके उत्पादन से कितना लाभ होगा वो सैचुरेशन पे आ चुका है। अब डाइवर्सिफाई करना ही एक उचित माध्यम है और किसान रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए उसके रिस्क को सरकार अपने ऊपर लेके किसानों से कोशिश कर रही है कि आप थोड़ा थोड़ा पशुपालन पे ध्यान दें, मछली पालन पे ध्यान दें, पिगरी पे ध्यान दें, मशरूम का पालन खेती करें, सब्जियों की खेती करें, मसालों की खेती करें, प्याज बोएं, आलू बोएं, लहसुन बोएं या बागवानी लगाएं। आपके सिरसा जिले में किन्नू का है, फतेहाबाद में अमरूद का है। और दूध के भी जो है प्रोडक्ट अलग अलग बनाएं, छोटे छोटे यूनिट लगे गांव में, जिससे गांव के बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। तो बहुत योजनाएं पे काम चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी पूरा ध्यान है कि इस कृषि क्षेत्र की वजह से ही देश चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी जो है कृषि क्षेत्र पे आधारित है और हरियाणा इसमें देश के अंदर नंबर 1 रहेगा। अंतिम सवाल है सर, आपने तमाम किसानों की योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन अब एक बड़ा आंदोलन 10 महीने से चल रहा है। आज भारत बंद भी किसानों के आह्वान पर रहा है और भारत बंद को सफल किसान नेता बता रहे हैं और साथ ही विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इस भारत बंद का आह्वान जो है सारी विपक्षी पार्टियों के कहने से, जो आंदोलनकारी बैठे हैं, जो जत्थेदार हैं, उन्होंने किया है। और मैं इस चीज़ की सफलता असफलता में नहीं जाना चाहता कि भी क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन एक चीज़ जरूर है, जहाँ जहाँ रास्ते रोके गए आम आदमी को बहुत परेशानी हुई है, आम आदमी रोता हुआ गया है। तो अपने ही देशवासियों को तकलीफ दे के ये कांग्रेस वाले या विपक्षी पार्टियां राजनीतिक हेतु साधना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। दुनिया सब समझती है, भारत का नागरिक बहुत समझदार है और इनको अगर इतना ही भरोसा है राहुल गांधी जी को या हमारे कांग्रेस के नेताओं को कि इससे उनको लाभ हो रहा है या इससे उनको कोई राजनीतिक फायदा होगा, तो ये काम करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज उनके सहयोग से सबसे बड़े किसान नेता बने हुए हैं भाई राकेश टिकैत जी, उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना के कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ लें, जनता फैसला कर देगी। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने बताया कि तमाम योजनाएं किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने ऐसे शुरू की है जो योजना किसान के लिए फायदे का जो है वो काम करेगी। और साथ ही एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा है कि सरकार की ये कोशिश है कि रिस्क जो है वो सरकार का और मुनाफा किसान का, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और चाहे वो मत्स्य पालक किसान है या फिर जो शहद का उत्पादन करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो किसान है, उनके लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई है। इसके अलावा भारत बंद पर जयप्रकाश दलाल ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और ये कहा है कि ये भारत बंद जो है वो किसानों ने विपक्ष के आह्वान पर किया है। चूंकि जो किसान नेता है उन्होंने विपक्ष की मांग पर इस भारत बंद को किया है। इसकी सफलता असफलता पर नहीं जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि इससे देश के आमजन को कितनी परेशानी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में तमाम सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने लापरवाह अधिकारियों और
कर्मचारियों के खिलाफ इंक्वायरी के निर्देश भी जारी किए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से गरीब परिवारों को मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी और इसीलिए बल्लभगढ़ के सभी 200 राशन डिपो की इंक्वायरी एसडीएम बल्लभगढ़ और एसीपी बल्लभगढ़ की कमेटी करेगी। ये लघु शौचालय बल्लभगढ़ के विधानसभा क्षेत्र या पृथला के एसडीएम के अधीन है और जहाँ से सब कुछ, यहाँ से राशन है या रजिस्ट्रियों का सब कुछ यहाँ संचालन होता है। और बार बार शिकायत मिल रही थी कि जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, कुछ एरिया ऑनलाइन है, कुछ एरिया मैनुअल है। जो चनावली गांव का मैनुअल है, वहाँ बार बार इस तरह की शिकायत आ रही थी, जहाँ पे रजिस्ट्रियों के नाम से जो आम आदमी कहते थे, इस तरह से रजिस्ट्रियाँ हो रही थी अनऑथराइज की, उसकी जानकारी बार बार आ रही थी। दूसरा क्या है कि जो राशन के नाम से खाद्य आपूर्ति विभाग है, जैसे हमने जब उस समय जब हमने जो राशन जो बांटा, उसे 5-5 किलो के पैकेट बनाए थे। मंत्री जी गए थे, केंद्रीय मंत्री रहा, मैं भी रहा, साथ विधायकों ने भी करा, अधिकारियों का। जिस मंत्री के 5 किलो, जिस आदमी को 5 किलो, घर में मेंबर 4 है, उसका 20 किलो अनाज होना चाहिए। इनने क्या करा, डिपो ओनर ने 5 किलो में फारिग कर दिया और 15 किलो उसका राशन मिला नहीं। अगर जब राशन मांगने गया तो उसने ये कहा कि गेहूं पीछे से नहीं आ रहा। हमने एसडीएम साहब मेरे साथ हैं, त्रिलोक चंद जी, अपने एसी मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। हम एक एक तक जिस गरीब के राशन का जो एक एक जो केंद्र की सरकार ने जो गरीब का जो राशन दिया है, अंतिम व्यक्ति जो भूखा ना सो जाए, उस जो राशन का जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, प्रदेश के, अगर ऐसे किसी आदमी को राशन नहीं मिला, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक एक जितने डिपो हैं अपने बल्लभगढ़ के 200 के 200 एसडीएम साहब, एसीपी साहब सबकी इंक्वायरी खुल करेंगे। ये 15 दिन में सारी इंक्वायरी कर दें, किसको राशन मिला नहीं मिला और किसको इन्हें बहकाने का काम करा, कितना राशन आ रहा है और कितना बांटे, चाहे कोई कितने हो, डिपो किसी का भी हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि राज्य में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जिसके तहत प्रदेश में अब तक कुल 2,22,94,084 पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 2,22,94,084 लोगों में से 1,62,70,137 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 60,23,947 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा है कि आंदोलन की आड़ में कुछ राजनीति की जा रही है। वास्तविक किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसान हितैषी हैं। कृषि कानून वैकल्पिक हैं, अगर मुनाफा हो तो अपनाएं। मेरा मानना है कि किसान पिछले 10 महीने से अपने खेतों में काम कर रहा है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो फसल पैदा हुई है वो पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ के पैदा हुई है। अगर किसान धरने पे होगा तो फसल कहाँ से पैदा होगी। तो मेरा तो मानना है किसानों के भेष में सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, जो विपक्ष पार्टी के, जिनको सत्ता हमारी जनता ने नहीं दी, वो किसानों के रूप में लोगों को परेशान करने के लिए सड़कों पे आते हैं। उन्होंने 2 बॉर्डर जाम किए। अगर उनकी कोई डिमांड है भी तो वो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। सड़कें रोक के लोगों को परेशान करके कोई डिमांड पूरी नहीं होती हैं। और जहाँ तक कृषि कानूनों की बात है, हमारे सभी नेताओं ने, कृषि मंत्री जी ने बार बार बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि ये वैकल्पिक है, आपको अच्छा लगे तो इसको मान लीजिए, अच्छा ना लगे तो नहीं मानिए। और दूसरा बोला कि इन कानूनों में काला क्या है, वो कहते हैं काले कानून बनाए। कई बार हमने पूछा है माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री ने, कि कानूनों में क्या काला है, वो एक चीज़ बता दें। पर वो उनका कृषि जो किसानी से कोई संबंध नहीं है, उनको तो एक व्यवस्था फैलानी है जो इस आंदोलन के पीछे है। तो मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि भारत एक उन्नति के रास्ते में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सशक्त भारत के रूप में, सशक्त राष्ट्र के रूप में इसका पूरे वर्ल्ड में नाम है। माननीय मोदी जी जो अभी सर्वे हुआ, सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभर के आए हैं। तो वो लोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भारत को भी अफगानिस्तान बना दें जहाँ स्थिर सरकार हो। तो ऐसी हमारी भारत की जनता ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देगी। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश नागर ने शिव कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने
शिव कॉलोनी के लोगों की बिजली, पानी, सड़कों से जुड़ी समस्याओं को सुना है और विधायक राजेश नागर ने सभी समस्याओं का समाधान करने का लोगों को भरोसा भी दिया। चालू करवाएंगे। मैं अभी कल कमिश्नर से बात करके इसका एस्टीमेट बनवाता हूं और इसको बहुत जल्दी इसका काम जो भी रोड का या मतलब इसका पैचवर्क हो जाए, पहले थोड़ा मलबा डल के या फिर इसको नई सड़क बनाया जाए, उसका एस्टीमेट बनाया जाएगा और जल्दी इसको पास कराएंगे। आपका जल्दी 2-4 दिन में लगवा दिया जाएगा। एक जगह बता देना, कॉमन प्लेस, कोई स्कूल हो या कोई एक और जिसमें सारे लोग आ सके, एक वैक्सीनेशन कैंप आपका जल्दी हम लगवा देंगे। और जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।